Swami Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the further topic of the unit second of the subject mechanical engineering. So basically हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो तक। लास्ट जो टॉपिक था हमारा ये हम लोग देख रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन में। बेसिकली इसके कुछ पॉइंट थे वो हमने देख लिए थे, ठीक है, कौन सा बेटर है कौन सा। दोनों के कुछ मेरिट्स हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं, दोनों की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों यूजफुल हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्क्वेंजिंग प्रोसेस भी देख लिया था। अब हम लोग लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आगे फर्दर देखते हैं कि वो क्वेश्चंस जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उनका कितना बड़ा रोल रहता है, ठीक है। वो क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं कि राइट डाउन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। देखो मैंने बताया था कि तुम्हारे 2 स्ट्रोक या हो या तुम्हारा 4 स्ट्रोक इंजन हो, दोनों की अपनी अलग अलग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ डीमेरिट्स हैं इंटरनल कंबशन इंजन की, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं कि किन किन जगह पर यूज होता है तुम्हारा इंटरनल कंबशन इंजन और क्या फायदे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि साइज ऑफ इंजन इज वेरी लेस कंपेयर टू एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। तुम्हारे एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है जो बहुत स्पेस लेता है। अगर तुम्हारे पास कम स्पेस है घर में तो उनको तुम नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अच्छे पॉइंट्स हैं। ये तुम्हारे इंटरनल कम्बशन इंजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। पावर टू वेट रेशियो इज हाई, इसमें पावर ज़्यादा होती है और वेट कम होता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी अच्छा पॉइंट है इसका। वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, जैसे तुम्हें बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की या कोई छोटा सा फंक्शन हो रहा है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट सुटेबल एग्जांपल होगा इंटरनल कम्बशन इंजन का। स्टार्टिंग टाइमिंग इज वेरी लेस, तुम अगर इनको स्टार्ट करोगे ना तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तुम अब तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल कम्बशन इंजन आते हैं जो सेल्फ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली तुम उसमें स्विच ऑन करोगे तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग टाइम इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। इनमें हाई इफिशिएंसी देन एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज इनका जो रोटेटिंग पावर होता है, जो व्हील होता है पर राउंड पे जो चक्कर लगाता है वो बहुत तेजी से घूमता है, राउंड करता है एक सर्किल को। तो इसलिए इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन से, ठीक है। नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड्स एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। देखो इसमें कोई कोई चांस नहीं होता कि तुम्हारा कोई फ्यूल वगैरह है वो लीकेज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं तुम्हारे इंटरनल कम्बशन इंजन। छोटे स्मॉल पर्पजेस के लिए हम लोग अपने शादी या फंक्शन में यूज कर लेते हैं। अगर कोई छोटी पार्टी वगैरह है तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं इनका। और इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि ये जल्दी अधिकतर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि छोटा सा इनका इंजन होता है। अब इसकी डीमेरिट्स भी देख लेते हैं कि इसकी ये तो मेरिट्स थी तुम्हारी इंटरनल कम्बशन इंजन की। अब डीमेरिट्स देखते हैं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है वैरायटी ऑफ फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड इज लिमिटेड टू वेरी फाइन क्वालिटी गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल। इसकी ये डिमेरिट्स है कि तुम मतलब डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल नहीं इसमें यूज कर सकते हो। जगह सपोज करो अगर कोई तुम्हारा इंजन है वो पेट्रोल से चलता है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसमें कैरोसिन या डीजल डाल दो। तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ फ्यूल से तुम इसमें कोई कंपेयर नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ फ्यूल शुड बी मेंटेन, ठीक है, फॉर इंटरनल कम्बशन इंजन। सेकंड पॉइंट है fuel used is costly like petrol or diesel, and as you all know the price of petrol in today's modern time is very high as comparison to last or some past days. So that's why it is very costly to use petrol or diesel like fuels in our internal combustion engine. That is the drawback of demerits of this internal combustion engine. And third point is engine emissions are generally high compared to external combustion engine because their sizes जो इंजन एमिशंस है वो बहुत हाई होता है एक्सटर्नल कॉन्बशन इंजन से। बिकॉज इसमें जो पर पावर जो इसका जो राउंड लगाता है ना, क्योंकि इसमें इफिशियंसी ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये फ्यूल ज़्यादा बर्न करता है, ठीक है, एज कम्पेरिजन टू एक्सटर्नल कॉन्बशन इंजन। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन। हाँ हमने तुम्हें बताया था ये छोटी मोटी पार्टी बर्थडे के लिए तो सही है, बट तुम्हें चाहिए कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा सा फंक्शन कर रहा है तो वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल इंजन का यूज ही लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल क्वेश्चन नॉइज इज जनरेटेड ड्यू टू डिटोनेशन ऑफ फ्यूल। कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें नॉइज भी जनरेट होने लगती है फ्यूल के कारण या तुम्हारा फ्यूल उसके अंदर चला जाता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर पूछ ही लेती है यूनिवर्सिटी कि भैया बताओ तुम इससे क्या समझते हो, एचईवी से हैं क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और इसके एडवांटेज भी देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो पहला पॉइंट है
दी हाइब्रिड है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके इम्पैक्ट को कम करना, जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से, ठीक है, उस पर्पज से ये तुम्हारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज आया है अपनी कंट्री में, सो दैट वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें लॉस बहुत कम होता है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, स्टोरेज रूम एंड एक्सटेंडेड ड्राइविंग रेंज भी है। Second, a hybrid electric vehicle is an intelligent combination of benefits of internal combustion engine with electric motor. जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है इसके, देखो इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन भी है और इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर भी है, मतलब ये बोथ पर्पजेस के लिए बेटर है, तुम जैसे भी यूज करना चाहो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल मोटर इसमें यूज करना तो वो भी कर सकते हो, अगर तुम्हें इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन, बाई चांस अगर तुम फंस गए हो, इलेक्ट्रिक मोटर तुम्हारा वर्क नहीं कर रहा, बैटरी अगर तुम्हारी लो है, तो वहाँ पर ये तुम इसका भी यूज कर सकते हो। मीन्स ये 2 in 1 है, मतलब ये दोनों इसमें बेनिफिट्स पहले से दिए रहते हैं। कंपोनेंट्स एचईबी के क्या है, सबसे पहले बैटरी है, जनरेटर है, ठीक है, इसके ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। देखो बैटरी देख लो, द बैटरी इन एन एचईवी सिस्टम इज द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, वो सबको पता है कि बैटरी किस लिए पर्पज से होती है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और more इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी सेल्स कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी सेल्स इंक्लूड होती हैं बैटरी में, जिसके प्रोसेस से या ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर स्टार्टिंग अवर जो भी तुम्हारा जनरेटर या मोटर या जो भी गाड़ी है, ठीक है। जनरेटर किस लिए यूज होता है, जनरेटर का क्या बेसिकली काम होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है जब अपनी शादी वगैरह होती है, ठीक है, गांव में, तो वहाँ पर जनरेटर का यूज होता है। जी जनरेटर इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ये सिमिलर इलेक्ट्रिक मोटर की तरह होता है। ये क्या करता है, ये इट कन्वर्ट्स रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। देखो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, उसको इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है तुम्हारे जनरेटर का, ठीक है। इसलिए हम लोग शादी बारातों में इसके द्वारा फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, the electric motor provides a mechanical rotative energy to the shaft as per the electrical input provided, ठीक है। तो ये भी मोटर का काम क्या होता है, ये जो तुम्हारी मैकेनिकल रोटेटरी एनर्जी होती है उसको सॉफ्ट के पर्पज से इलेक्ट्रिकल इनपुट में प्रोवाइड करता है, जिससे इलेक्ट्रिजन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होने लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में जब फ्लो करने लगते हैं, जब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मोटर बहुत तेजी स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एडवांटेज देख लो, एचईबी सिस्टम कंटेंट्स पार्ट्स ऑफ बोथ इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। देखो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, इसमें दोनों इंजन लगे होते हैं, इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इट इज़ एबल टू ऑपरेट नियरली ट्वाइस एज इफिशिएंटली एज ट्रेडिशनल इंटरनल कॉम्बस्शन व्हीकल्स, ठीक है। ये दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, दोनों की जो इफिशियंसी है बहुत बेटर है, ठीक है। इट हैज़ इक्विवेलेंट पावर रेंज कॉस्ट एंड सेफ्टी ऑफ ए कन्वेंशनल व्हीकल बाय रिड्यूसिंग फ्यूल कॉस्ट एंड हार्मफुल एमिशंस, ठीक है। तो ये इस पर्पज से भी बनाया गया कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी पावर कम है या इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है या इसकी कॉस्ट बहुत है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, रेंज सही है कि नहीं है, कॉस्ट और सेफ्टी का भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंस रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं सारे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे तुम्हें लिखने को आएगा 10 नंबर में, तुम्हें मार्क्स में मिलेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो तुम बस लिख देना भैया अभी जो पीछे पॉइंट्स बताए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या होता है, नेचर फ्रेंडली होता है, इससे तुम्हारा पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, और किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नॉइज नहीं होता है, मतलब साउंड पोल्यूशन फ्री होता है, नॉइज फ्री होता है, ठीक है। इसमें फ्यूल सेल्स की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इतना कॉस्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जितना हमें जो तुम्हारे इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन में पड़ता है, ठीक है। Therefore, such age vehicle is seen as possible replacement for current generation automobile in order to address the issue of rising pollution के अकॉर्डिंग या नेचर के पर्पज से हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ये इसके नोट्स तुम लिख सकते हो, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। जो मैंने बता दिया वही पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाओगे तो तुम्हें नंबर इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन मींस द कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम ए सिस्टम। सिंपल सी बात है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, वो क्या करता है, वो क्या किस पर्पज से होता है, कूलिंग करने के लिए होता है। कूलिंग का सिंपली मीन्स क्या हुआ, अगर कहीं पर कोई टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं पर, तो उस टेम्परेचर को रिमूव करना वो तुम्हारे रेफ्रिजरेशन का काम कहलाता है, जैसा कि हम लोग फ्रिज में करते हैं, ठीक है। उसमें जितनी भी हीट होती है उसको वो बाहर कर देता है, तो वो प्लेस कूल हो जाता है, इसलिए ये रेफ्रिजरेशन का वर्क होता है।
इट इज़ द साइंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेफ्रिजरेशन का पर्पज़ क्या होता है? वो मेंटेन करता है टेम्परेचर को, जो तुम्हारे सराउंडिंग टेम्परेचर है। जैसे तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर से, ये देखो, सराउंडिंग टेम्परेचर से तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो तुम्हारा कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम्हारा जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन का होगा वो टेम्परेचर तुम्हारा 19 होगा, ठीक है। यानी कि हमेशा इससे नीचे रहेगा, इसका ग्रेटर टेम्परेचर होगा। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब यही होता है कि जो हीट है वो निकालना, तुम्हारा जो सराउंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वहाँ से हीट को रिमूव कर देना, ठीक है। तो तुम्हारा वो चीज़ कोल्ड में आ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एप्लीकेशंस देख लेते हैं किस किस पर्पज़ में यूज होते हैं। भैया आइस बनाते हो सब लोग घर में, ठीक है, उसके लिए पर्पज़ होता है। या हम लोग वाटर, जो पानी होता है जनरली पीने के लिए, उसको भी ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। इट इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एट ए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अपना खाना वगैरह ना बर्बाद हो उसके लिए भी यूज करते हैं। यूज ने इंडस्ट्रियल एंड कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एरिया में तो लगता ही है भाई। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे पर्पज़ के लिए कोल्डिंग वगैरह लोग रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं, केक्स वगैरह, तो उस पर्पज़ में भी यूज होता है। यूज इन प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस, जैसे तुम्हारे प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स में जैसे तुम्हारा जो मिल्क आता है अमूल वगैरह का, वो चीज़ें रखने के लिए, उनको वो बेकार ना हो, चीज़ें रोटन ना हो, उस वजह से यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल्स को भी, ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो रेफ्रिजरेशन में रखे जाते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। ये मतलब सबसे ज़्यादा यूज तो होता ही है यार अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में। रेफ्रिजरेशन का यही पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, ये रिमूवल ऑफ हीट करता है फ्रॉम ए सिस्टम, मतलब कि अगर जहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, यूनिट बड़ी है तो हमको जल्दी से इसको खत्म करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिस्टम, द कूलिंग इज ऑब्टेन्ड एट एन एक्सप्रेस ऑफ सम एनर्जी, जो तुम्हारी क्या होता है, अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस, जितना भी कूल करेगा सिस्टम के द्वारा, जो तुम्हारा रेफ्रिजरेशन है उसी को क्या कहते हैं, कूलिंग इज ऑब्टेन्ड एक्सपेंस ऑफ सम एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में ही कूल करेगा। यूनिट क्या है रेफ्रिजरेशन की? दी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टन, टन में हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेफ्रिजरेशन की यूनिट को, टीआर जिसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक है। ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स में, मतलब 24 आवर्स का इसमें पूरा कैलकुलेट टाइम लेके चलते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू 210 kg पर मिनट, ठीक है। और जो तुम्हारा 1 टन होता है वो तुम्हारा कितना इक्वल होता है, 210 तुम्हारा केजी पर मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। मिनट क्यों लिया यहाँ पे, 24 आवर्स लिया तो उसको फिर इन लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। कोफिशिएंट क्या होता है ऑफ परफॉर्मेंस? द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैथमेटिकली सीओपी इज इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। भैया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जितना तो काम किया है, ठीक है, जैसे तुम्हारा जो हीट निकाली है ना, जैसे कोई एक सिस्टम है, ये यहाँ से सपोज करो जितनी भी हीट थी उस हीट को निकालने में जो काम लगा ना, जितनी हीट निकाली वो डिवाइडेड बाई, और जो तुम्हारा वर्क लगा रेफ्रिजरेशन को करने में जितना का टाइम लगा, वो तुम्हारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, सी ओ पी इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तुम्हारी क्यू यहाँ पे जो हीट है जो अंदर किसी एक कोई सराउंडिंग प्लेस में थी उसको रिमूव करने के लिए जो वर्क लगा, वही तुम्हारा सी ओ पी कहलाता है, ठीक है। सी ओ पी टी एच होता है, टी एच वहाँ पे थर्मल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। वॉट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं भैया, बता दो, ये इतने मेथड्स हैं। आइस रेफ्रिजरेशन के लिए होता है, जैसा अभी हमने इस वाले इसमें ऊपर बताया था, ये कि आइस के लिए यूज, आइस के लिए क्या होना चाहिए, आइस यूज होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना वो ब्लो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उससे नीचे ही होता है। अगर उससे नीचे नहीं होगा तो भैया कभी आइस फॉर्मेशन हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना कि तुम्हारा जो रेफ्रिजरेशन में हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर से तो कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द टेम्परेचर ऑफ आइस इज कंसीडर टू बी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारी जनरली आइस बनने लगती है, ठीक है। और इसकी ये कुछ पॉइंट्स रख देना, ठीक है, आइस कैसे फॉर्मेशन होता है और इसका पर्पज कहाँ पे होता है, और इसका यूज होता है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन के लिए। इसका क्यों होता है? वहाँ पर कूल करने के लिए तुम्हारे जो स्टीम जेट होते हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा, जब वो उड़ते हैं ना तो उनका जो इंजन है वो बहुत हीट पकड़ लेता है, तो उसको भी कूल करने के लिए तुम्हारा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन यूज होता है। दिस सिस्टम इज वन ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड बाय केमिकल एजेंट मशीन्स फॉर अचीविंग मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, एविडेंटली वाटर इज यूज्ड हेयर एज ए रेफ्रिजरेंट, और एविडेंटली वहाँ पे वाटर का यूज करते हैं कूल करने के लिए, ठीक है। तो स्टीम जेट सिस्टम इज प्राइमरली यूज टू इंस्टॉलेशंस वेयर चिल्ड वाटर इज रिक्वायर्ड, और दिस सिस्टम्स लाइक कोल्ड स्टोरेज वेयर द टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड आर मोर देन
5 डिग्री सेल्सियस एज वाटर स्टार्ट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, ये तुम्हारे कोल्ड वगैरह है, वहाँ पर ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। थर्मो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन होता है, वहाँ पे भी यूज होता है। रिफर टू phenomenon involving the interchange of heat and electrical energy. One familiar example, heating effect due to the flow of an electrical current in a resistor, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए भी हमें थर्मो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन का यूज होता है, ठीक है। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। और थर्मल इलेक्ट्रिकल तुम्हारा जो पावर है उसमें क्या होता है, पी इजकल टू बी आई होता है, या पी इजकल टू तुम आई स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो। पावर डिस्पेशन डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लो आई एंड द पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज रिवर्सिबल, मतलब इसमें तुम एनर्जी को रिवर्स भी इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार एनर्जी चली गई तो उसको तुम वापस दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आल्सो सम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। और किस पर्पज में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी यूज होता है, और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी होता है। ये पॉइंट्स 5 पॉइंट है, अगर तुम 3 पॉइंट भी लिख के आ गए, 3 पॉइंट की हेडिंग डाल दिया तुमने, दो 3 लाइनें लिख दी, तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी रही रेफ्रिजरेशन की। अब इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन विद नेट स्केल। भैया जो अपने घर में यूज होता है रेफ्रिजरेशन, उसका देख लेते हैं भैया वो कैसे काम करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिक, पहले तो देख लो ऐसा अपना होता है कुछ, जो घर में तुम्हारा रेफ्रिजरेटर होता है, ये तुम्हारा एक्सपेंशन बल्ब लगा होता है ऊपर, ये तुम्हारा कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, जहाँ से तुम्हारा ये जो मोटर है वाइब्रेशन ये घूमता है, तो यहाँ से ये कूल करके तुम्हारी जो हवा को इसके चारों तरफ भेजता है, ठीक है। यहाँ से लेके ये घूमते घूमते इधर जाती है। टेम्परेचर रेगुलेटर यहाँ पे लगा रहता है, वो बताता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर है इसमें। इवापोरेटर ऑयल होती है इसके अंदर, जिससे तुम्हारी जो अंदर वाली हीट है वो बाहर ना निकले, इसलिए इवापोरेटर कॉइल को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है तुम्हारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये तुम लिख देना। कंस्ट्रक्शन ऑफ तुम्हारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में पहला पॉइंट है, कॉमन टाइप ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन है, कैबिनेट सेव्ड विद कंप्रेसर, कंप्रेसर इसमें लगा रहता है। द कंडेंसर एंड द रिसेबल फिट इन द बेसमेंट, मतलब सबसे पहले तो तुम्हें इसके पॉइंट्स से लिख देने हैं। पहले पॉइंट में द एक्सपेंशन वेल्व एंड एब्राप्रोटर कोइल्स आर एक्सपोर्ट इन द स्टोरेज कैबिनेट विद द पाइपिंग, और पाइप के द्वारा तुम्हारा ये एवापोरेटर कोइल्स और एक्सपोर्ट तुम्हारे एक्सपेंशन वेल्व दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी उसमें कैसे अटैच होते हैं, पाइपिंग से, ठीक है। दिस सिस्टम वर्क्स ऑन दी क्लोज साइकिल ऑपरेशन, और ये पूरा एक क्लोज साइकिल होता है, ऐसा नहीं होता कहीं से तुम्हारा खुला, अगर खुला हो कहीं से ओपन होगा तो भैया वो काम नहीं करेगा। इस वजह से वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, द हीट ऑफ द आइटम्स, ये बस हमारी थ्योरी है, बस ये इसके पॉइंट्स लिख देना, डायग्राम बना के तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, थ्योरी पोर्शन है केवल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, व्हाट यू मीन बाय हीट रिजर्वर, ये इंपॉर्टेंट है कि हीट रिजर्वर क्या है। इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। राइट सोर्स नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, ठीक है। हीट पंप वगैरह पे ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 नंबर में आएगा, लिख के रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हर हालत में पढ़ के जाना। ये पहले देख लो तुम्हारा हीट रिजर्वर क्या होता है। ए हीट रिजर्वर इज ए बॉडी विद ए वेरी लार्ज हीट कैपेसिटी टू विच एंड फ्रॉम विच हीट कैन बी ट्रांसफर विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब एक हीट रिजर्वर वो बॉडी होती है जिसमें तुम अपने हीट को ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि ऐसा नहीं होगा तुम हीट ट्रांसफर करते समय तुम्हारी कोई हीट तुम्हारी वेस्ट हो गई, या तुम्हारी वो हीट है तुमने दूसरे में तुम ट्रांसफर कर रहे थे तो हीट दूसरे एक्सटर्नल से तुम्हारी उसमें मिल गई, तो एक ये कांस्टेंट तुम्हारा वॉल्यूम होता है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता तुम्हारा। सच ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज हाई टेम्परेचर रिजर्वर, इसको इसलिए हाई टेम्परेचर रिजर्वर भी बोलते हैं। इफ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम इट देन इज कंसिडर्ड एज ए हीट सोर्स, इफ द whole heat is transferred from this heat reservoir then it is considered as a heat source. ए बॉडी एट लो टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज लो टेम्परेचर रिजर्वर, अगर बॉडी में टेम्परेचर बहुत कम है तो उसको लो टेम्परेचर रिजर्वर कहेंगे, ठीक है। और तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट है, इफ हीट इज ट्रांसफर टू इट देन इट इज कंसिडर एज हीट सिंक, अगर पूरी हीट इसमें से ट्रांसफर होगी तो इसको कभी कभी हीट सिंक भी बोल देते हैं, ठीक है। बाई ये डेफिनेशन हीट रिजर्वर इज क्लोज्ड इन ए सिस्टम विद नो वर्क इंटरेक्शन, पूरा क्लोज सिस्टम तो पूरा क्लोज होगा भैया, अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो तुम्हारी हीट निकल नहीं जाएगी, इस वजह से। एनवायरमेंट constitutes the largest heat reservoir operating without any change in temperature usually employed, जो कि मैंने बताया कि भैया इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता कि तुम्हारा कोई चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, जो टेम्परेचर रहेगा वो मेंटेन रहता है। जो मीडियम्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए वो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, ओशियन रिवर और बेल वाटर हो गया, या तुम्हारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज रही। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है 10 मार्क्स का, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है। हीट पंप बेसिकली क्या होता है, देखो ये पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है।
हीट पंप इज ए रिवर्स हीट इंजन, ठीक है। इट रिसीव्स हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रिजर्वर एंड रिजेक्ट्स इट टू ए हाई टेम्परेचर रिजर्वर। देखो मैं दोनों के जो डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स हैं, डिफरेंस हैं दोनों हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में, यही बता दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना। जो हीट तुम्हारा हीट रिजर्वर होता है वो क्या कहता है, वो हीट लेता है फ्रॉम ए लो टेम्परेचर से और उसको रिजेक्ट करता है हाई टेम्परेचर में, ठीक है। ये इसका पॉइंट होता है। लेकिन वहां पर वाइस वर्सा था, वहां पर उल्टा था। रेफ्रिजरेटर में क्या होता था भैया, वो हीट को निकालता था किसी एक तुम्हारा जैसा ये सिस्टम है, वो यहाँ से हीट को निकालता था और वो बाहर निकालता था। तभी तो तुम्हारा सीओपी बनता था, क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। क्यू तुम्हारा हीट जो निकाली गई यहाँ से, जितनी भी इस वाले इसके अंदर हीट थी वो निकाली गई, डिवाइडेड बाई वर्क, जितना भी काम लगा। बट हीट पंप क्या करता है भैया, वो हीट निकालता लेता है फ्रॉम ए लो टेम्परेचर और उसको एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में उसको उसमें वो पुट कर देता है, ठीक है। ये इसका काम होता है। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान के चलना है। इसलिए इसका जो सीओपी बनेगा वो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हाई टेम्परेचर वन इज एजेंशियली ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा नहीं है कि तुम इसको एक बार अगर ये ट्रांसफर होगी तो तुम फिर वहां से इसको वापस ले आओ उस वाले, मतलब जैसे अगर एक एक पोजीशन से इस वाले पोजीशन से इसमें पहुंच गई इस वाले बॉक्स में, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले से इसमें ले आओ, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला इसमें सीन है। और इसके बाद क्या है, एंड दैट कॉल्स फॉर दी हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल वर्क। और इसी वर्क को करने की, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस है इसलिए इसको मतलब अलग काम करना पड़ता है, इसलिए एक्सटर्नल वर्क हमें देना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ सप्लाइड करनी पड़ती है हीट पंप में। ये हीट पंप एक्सट्रैक्ट Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दी लो टेम्परेचर। जैसे ये एग्जांपल देख लो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे जो तुम्हारी एक हीट पंप मान लो, ये तुम्हारा वर्क कर रही है हीट पंप, ठीक है। वो क्या कर रही है, लो टेम्परेचर Q2 से Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे तुम्हारे हाई टेम्परेचर, जो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर पुट कर रही है। हाई टेम्परेचर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 का टेम्परेचर ग्रेटर है T2 से। अगर टी वन का टेम्परेचर T2 से ग्रेटर है तो T2 का टेम्परेचर क्या कैसा हुआ, कम हुआ ना। फिर भी वो हीट का क्या कर रही है, यहाँ से हीट को T1 में पहुंचा रही है, मतलब टेम्परेचर T1 का जाना है। तो अगर T2 कुछ मतलब जहाँ पे लो टेम्परेचर वहाँ से हाई टेम्परेचर में पहुंचाओगे तो भैया कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। भाई इसमें हीट पंप में क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है, भाई डब्ल्यू बोला गया है यहाँ पे हीट पंप। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अपना जो रेफ्रिजरेशन होता था उसमें क्या होता था, जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में जो हीट है वो हीट को वो निकालता था सराउंडिंग में, यानी कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा लेकिन इसका टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ले जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बस बाकी सब कहानी है, देख लो। तो यहाँ पे जो सीओपी ऑफ एचपी होगा वो Q1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू होगा, क्योंकि जो हीट यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है, जितनी भी हीट निकली डिवाइडेड बाई जितना भी काम लगा है यहाँ पे पंप के लिए, तो इसकी ये हो जाएगी Q1 - Q2 तुम्हारा वर्क हो गया, ठीक है। Q1 - Q2 जो भी हीट तुम्हारी इस वाले T2 टेम्परेचर में जो Q2 हीट थी वो निकाल के किस में कर दी, हाई टेम्परेचर में Q1 हो गई। तो तुम्हारा Q1 - Q2 तुम्हारा तुम्हारा वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के पॉइंट देख लो, ये इसके ए रेफ्रिजरेटर इज सिमिलर टू ए हीट पंप, इट ऑपरेट्स एज ए रिवर्स हीट इंजन। मतलब इसका वाइस वर्सा है, उसमें कुछ होता था इसमें उल्टा होता है। इट इज ड्यूटी टू एक्सट्रैक्ट हीट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दी कोल्ड बॉडी। रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है, जो जितना कोल्ड बॉडी होती है ना वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एंड डिलीवर दी सेम टू हाई टेम्परेचर बॉडी सराउंडिंग। और वो डिलीवर किसको कर देता है, हाई बॉडी टेम्परेचर को। इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम सेम होता है। देखो इसमें जैसे ये कोल्ड बॉडी टेम्परेचर इसकी हीट को निकाल के सराउंडिंग वाले में भेजता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लो टेम्परेचर बॉडी को किसमें, हाई टेम्परेचर बॉडी में भेजता रहता है। ये दोनों का सिमिलरिटी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भैया व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड रेफ्रिजरेटर, डिफाइन सम पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पे मत जाना, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और इसमें देख लो रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, देखो Q2 लो टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर सिंक में ये इसको भेज रहा है। रेफ्रिजरेटर का क्या काम होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यहाँ पे Q2 हो गया, देखो उसमें Q1 था, ठीक है, लास्ट वाले में। यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाई Q1 - Q2 तुम्हारा क्या हो गया, Q1 - Q2 क्या हो गया, तुम्हारा वर्क हो गया, ठीक है। Q1 - Q2, तो ये वाला सीन रेफ्रिजरेटर में रहता है। द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज टू रिमूव Q2 हीट इन फिल्टरिंग इनटू द कोल्ड स्पेस। Q2 जो तुम्हारी हीट है उसको फिल्टर करना इनटू कोल्ड स्पेस में, ठीक है। तो इसको कोल्ड स्पेस में ले जाता है, बस ये दोनों में डिफरेंस है मेजर।
आगे देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हें देखो दोनों फार्मूले पता है तो तुम क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करके आ जाओगे। देखना ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है। इसमें क्या पूछा है, मशीन वर्किंग ऑन ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन, इसका देखो जो टेम्परेचर, पहले का टेम्परेचर कितना है 305 किलो केल्विन है, 305, दूसरे का 360 केल्विन है। डिटरमाइन सीओपी, सीओपी पहले रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए, फिर हीट पंप। रेफ्रिजरेटिंग के लिए देखो पहले T1 टेम्परेचर 260 मान लो, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर होगा वो 360 होगा, यहाँ पे 260 लिख दिया है, ठीक है, 360 केल्विन है। और तुम्हारा जो T2 है वो 305 हो गया। T1 हमेशा ज़्यादा होगा, T2 हमेशा कम होगा, ठीक है, ये टेम्परेचर का ध्यान रखना। अब देखो रेफ्रिजरेटिंग पूछिए सीपू, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस जामन, T1 जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसको ऊपर रखोगे, ठीक है। ज़्यादा कितना 360 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, जो छोटा टेम्परेचर है उसमें डिवाइड कर दो इसको, तो 300 तुम्हारा 5 माइनस 260 हो जाएगा, ठीक है। 305 माइनस तुम्हारा 260 हो जाएगा, तो 5.7 है। सीओपी ऑफ हीट अगर करना है तो T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कर देंगे। जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं और उसी से फिर नीचे माइनस भी कर देते हैं उस टेम्परेचर को, तुम्हारी सीओपी निकल आएगी, ठीक है, इस तरीके से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात यहाँ पर समझ गए हो। फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखो इसमें हीट रेफ्रिजरेटिंग मशीन में क्या होता है, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें टेम्परेचर निकाल के उससे माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे T1 है तो T1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गलत लिख गया है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे T1 है तो T1 डिवाइडेड T1 माइनस T2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ये आंसर होगा इसका, ठीक है। और देखो सीओपी ऑफ हीट क्या होता है, जैसे वो T2 से डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 का वहाँ पे हीट में क्या रहता है, T2 का टेम्परेचर ज़्यादा रहता था ना, वो T1 में कम लो टेम्परेचर रहता है, यहाँ से तो ऊपर भेजता था, इसलिए ये बात ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा गलत ही है, वो देख लो तुम यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 होगा, लेकिन तुम्हारे रेफ्रिजरेटिंग में क्या होगा, T1 होगा जो लो टेम्परेचर होगा, T1 माइनस T2 कर देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना, यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा, ठीक है। तो ये वाला अपने हिसाब से देख लेना जो मैंने बता दिया। ऐसे ये क्वेश्चन ये भी दिया, अगर तुम्हें ये दोनों फार्मूले आते हैं तो तुम कर ले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पीछे वाले से, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज, ये सारे फार्मूले बिल्कुल सेम है, एक ही पैटर्न पे बने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के तो जाना है आपको, ठीक है। अब ये देख लो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयर कंडीशनिंग, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में, पूछ लेता है। बस कुछ नहीं, इसके ये पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, तुम्हारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो जाएगा। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस बेस्ड डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर एंड सप्लाइंग मेंटेनिंग डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ह्यूमन कंफर्ट। एयर कंडीशनिंग क्या होगा भैया, जो एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारा सही रहे, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए है, रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, जो बाहर कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छी कंडीशन रहे, वो तुम्हारा एयर कंडीशनिंग में आएगा। इट इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम यूज टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक कंडीशन फॉर एयर विद इन ए रिक्वायर्ड स्पेस ऑफ बिल्डिंग। देखो एयर कंडीशनिंग के कितने ब्लॉक बन सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पज, अपना पर्पज क्या है एयर कंडीशनिंग में, अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ द ईयर, सीजन बाई जो अपना सीजन आता है ईयरली में उसके अकॉर्डिंग भी तो एयर चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। देखो पर्पज ईयर और कंपोनेंट, ठीक है, तीन है। पर्पज में तुम्हारा कंफर्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल, ठीक है, तुम्हारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने पर्पज से कर लो, तुम्हारा कंफर्ट कैसा है उस हिसाब से एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। और इंडस्ट्रियल तुम्हारे जो मतलब जहाँ पे ये तुम्हारे बिजनेस वगैरह चलते हैं, कारखाने वगैरह, उसके पर्पज से। सीजन बाई देखो, विंटर सीजन, समर सीजन और ये सीजन, ये तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये तो सीजन के अकॉर्डिंग अलग है, विंटर का अलग होता है, समर का अलग, ईयर का अलग। और तुम्हारा ये अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट यूनाइटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो तुम्हें ये दो पॉइंट इसके कंफर्ट इंडस्ट्रियल ये भी आते हैं, तुम्हारे विंटर वाले भी हो गए, सीजन वाले भी हो गए, यूनाइटरी और सेंट्रल याद रखना, बस तुम्हारे 10 नंबर पक्के हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी पूछ लेती है यूनिवर्सिटी। ये वाला देखो, व्हाट आर दी मेन इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्या होता है, सर्कुलेशन फैन, फैन यूज होता है भैया, जैसे कहीं पर जाना, क्या हो गया जहाँ पे बहुत सारी धूल हो गई, ठीक है, उस धूल को तुम्हें रिमूव करना है तो क्या करोगे भैया, फैन का तो यूज करोगे ना। इट इज यूज टू मूव एयर टू एंड फ्रॉम द रूम, भैया वहाँ पे धूल होगी तो अगर उसे तुम्हें बाहर करना तो तुम्हें सर्कुलेशन फैन का लगाते हैं ना, कभी कभी जैसे तुम जाओ बहुत छोटी सा एरिया होता है, ठीक है, छोटा सा अगर एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्पेस कम होता है, ठीक है, फिर वहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो सपोज वो कैसा हो जाता है, वहाँ पे गर्मी लगने लगती ना, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं सर्कुलेशन फैन का। एयर कंडीशनिंग यूनिट, इट इज ए यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस फॉर समर एयर कंडीशनिंग और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग, ये दोनों सिस्टम में काम करता है एयर कंडीशनिंग यूनिट। देखो जैसा कि मैंने बताया था, ईयरली सीजन में विंटर ईयर के लिए भी होता है, और तुम्हारा समर और समर ईयर के लिए भी होता है, और तुम्हारा ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होता है, तो दोनों के लिए काम आता है। ऐसा नहीं है तुम्हारा विंटर में ही काम आएगा, समर में काम आएगा, ठीक है।
सप्लाई डक्ट देखो, सप्लाई डक्ट क्या होता है? इट डायरेक्ट्स द कंडीशंस एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन टू द स्पेस टू बी एयर कंडीशन एट प्रॉपर पॉइंट। तो तुम्हारा सप्लाई डक्ट होता है। सप्लाई आउटलेट्स क्या होता है? दीज आर ग्रिल्स विच डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशंस एयर इवनली इन द रूम। ये जो ग्रिल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कंडीशन जो एयर होती है। जैसे तुम्हारे रूम में बहुत सारी एक ही जगह पर एयर इकट्ठी है तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। रिटर्न आउटलेट्स फिल्टर करने के लिए, जैसे इट इज यूज फॉर रिमूविंग द डस्ट डाइट एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, वो फिल्टर के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इसके ये कुछ पॉइंट्स देख लो। पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में क्या इसके यूजेस होते हैं, पर्पज होता है टू प्रोवाइड कंफर्ट टू दी पर्पस। भैया अब इतने सारे पर्पस काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत तरीके की यार पॉल्यूशन वगैरह होता रहता है, इंजन से निकलता है या धूल वगैरह डस्ट वगैरह हो गया, तो कंफर्ट देने के लिए पर्पस को टू प्रोवाइड नेसेसरी लो टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री। भैया जो टेक्सटाइल या प्रिंटिंग या रिफाइनरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमंस के नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग का। टू प्रोवाइड ए क्लीन रूम फॉर दी प्रिसीजन वर्क लेबोरेटरी और इक्वलिटी। भैया ये तो पता ही है, रूम के लिए ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। वहाँ पे कहते हैं टू प्रिजर्व फूड ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, और फूड को भी प्रिजर्व करने के लिए इनको भी यूज किया जाता है एयर कंडीशनिंग का। और फॉर ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट्स, भैया कोई अगर कोई चीज़ में सुखानी है तो वहाँ पे भी एयर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स ये हैं। व्हाट डू यू मीन बाई साइक्रोमेट्रिक ब्राइट? देखो साइक्रोमेट्री ये ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर मिक्स विद वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। जो साइक्रोमेट्री है वो एक इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है जो कि किससे मोस्टली डील्स करती है? जो तुम्हारी मॉइस्ट एयर होती है जिसमें नमी होती है एयर में, ठीक है, या तुम्हारी जो ड्राई एयर मिक्स होती है वाटर वेपर से, या जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। मतलब मोस्टली क्या होगा, ऐसे ईयर जहाँ पे हल्का सी भी नमी होगी ना उस ईयर में, तो वहाँ पर ये होते यूज होता है साइक्रोमेट्री, ठीक है। उस पर्पज से यूज होता है कि इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। वहाँ पर वेपर भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो साइक्रोमेट्री के टर्म क्या? ड्राई एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस सच है नाइट्रोजन और तुम्हारी ऑक्सीजन। जो तुम्हारी ड्राई एयर होती है वो कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होती है? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस का मिक्सचर होती है, ठीक है। आगे दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर इज टेकन एज 28.96। इसका जो मॉलिक्यूलर मास ये होता है, अगर तुम नहीं भी लिख के आओगे तो अगर तुम कांस्टेंट वगैरह बता दोगे इतना इसका है तो तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। और इसका मॉइस्ट एयर इट इज ए मिक्सर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। तुम्हारी जो मॉइस्ट एयर है वो ड्राई एयर का भी मिक्सर होता है और वाटर वेपर का। वाटर वेपर तो हो गई भैया अगर मॉइस्ट है वहाँ पर, तो मतलब मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपली सा मीनिंग यही हुआ कि वहाँ पर कुछ नमी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर और टेम्परेचर उसी के मिक्सर पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ वाटर। सैचुरेटेड एयर क्या होती है? इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर। जो देखो मैं मेन पॉइंट्स तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स नहीं अभी इसमें बताऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं भाई मैं इसमें तुम्हें डिस्कस कर दे रहा हूँ। दो सैचुरेटेड एयर होती है वो मिक्सर होती है ड्राई एयर का एंड वाटर वेपर का, ठीक है। ये ड्राई एयर और वाटर वेपर का दोनों का मिक्सर होती है। अब इसके बाद देख लो degree of saturation, it is the ratio of actual mass of water vapor in a unit mass of dry air to the mass of water vapor in the same mass, ठीक है, of dry air when it is saturated at the same temperature। तो ये तुम्हारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है जहाँ पे रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर और तुम्हारा ड्राई एयर टू दी मास ऑफ वाटर वेपर बिल्कुल सेम सैचुरेटेड टेम्परेचर पे सेम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर में। जो तुम्हारा जो वाटर वेपर क्या होता है, जो 1 kg ऑफ ड्राई एयर में तुम्हारी जितनी भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है ना इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर या पर केजी ऑफ ड्राई एयर, वो तुम्हारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 m³ ऑफ ड्राई एयर एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ऐसे तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछ लेगा। तो तुम अगर एक एक इसकी हेडिंग भी लिख के आ जाओगे ना तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ये मोस्टली ये तो पढ़ ही लेना, ये दो तुम्हारा डीबीटी और डब्ल्यूबीटी, इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है भैया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटी, डिफाइन इन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है। तो इसके ये वाले दोनों पॉइंट पढ़ के जाना, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इनकी केवल तुम्हारी डेफिनेशन पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो ये बस पढ़ के जाना।
ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। इट इज़ दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेसेस सेटिस्फेक्शन विद इन थर्मल एनवायरनमेंट। ये ऐसी कंडीशन होती है माइंड की जहाँ पे हम लोग थर्मल एनवायरनमेंट से हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ भैया चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं, सब चीज़ें सही हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी बस पूरा थ्योरी का पार्ट है, इसमें जाना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला तुम क्वेश्चन देख लो, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में थर्मल एनालिसिस क्या हो भैया, अपनी बॉडी अपने अकॉर्डिंग फील करेगी ना। जैसे अगर जो चीज़ें अपना एनवायरनमेंट है, अगर हीट जाना है तो बॉडी उस जगह पे सैचुरेटेड नहीं होगी, वो चाहेगी कि भैया जो जो हीट है ना अभी उससे कम हीट होनी चाहिए, जिससे अपनी बॉडी मतलब कूल रहे और बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो वही सब पॉइंट लिखने हैं। दी ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट बाई 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इवापोरेशन, रेडिएशन। ये सब चीज़ें हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें इफेक्ट ना डालें बॉडी पे, वो तुम्हारी थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है। तो बस ये सारी थ्योरी है, ये तुम्हें पढ़ के जाना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है अब, ठीक है। इसमें से कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ये वाला मैं ज़रूर इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, इन दिस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, इफिशिएंसी एंड कंफर्ट। इन दिस, इसमें जो कंफर्ट एयर में क्या होता है, जो तुम्हारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एयर होता है ना, वो रिलेटेड होता है ह्यूमिडिटी से, ठीक है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें वो चेंज नहीं होती है इंडस्ट्रियल में, ठीक है। कंफर्ट एयर में क्या होता है भैया, अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो जैसी तुम्हारी बॉडी नीड है। बट इसमें इंडस्ट्रियल एयर में भैया बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मशीन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। कंफर्ट एयर में क्या होता है, इट हैज ए सेंसिबल हीट रेशियो। इसमें जो हीट रेशियो होता है 0.60 टू 0.90 होता है। बट इसमें जो रेशियो होता है वो तुम्हारा 0.85 टू 1.0 होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट हैं, इसमें तुम्हारी मशीन्स वगैरह के लिए पर्पज यूज होता है, इसलिए इन दोनों के ये पॉइंट्स हो गए। इसमें 15 वाट्स पर स्क्वायर फुट चाहिए होती है स्पेस, इसमें 75 वाट्स पर स्क्वायर फुट इसमें स्पेस चाहिए होता है इंडस्ट्रियल के लिए। इट सप्लाई 350 टू 400 क्यूबिक फीट पर मिनट पर कूलिंग टन, और इसमें क्या होता है 500 टू 900 क्यूबिक फीट होता है। इट हैज़ नो ह्यूमिडिटी कंट्रोल, और इसमें जो ऑप्टिमल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज है वो 45 टू 50% के बीच में लाई करती है। इट यूज रेसिडेंटल टाइप ऑफ फिल्टर्स दैट आर 10% एफिशिएंट, और इसमें जो फिल्टर्स टाइम होते हैं वो 20 टू 30% एफिशिएंट यूज करते हैं हीट को, ठीक है। इट इज यूज्ड इन होम्स, ऑफिस, शॉप्स वगैरह। ये भैया बेसिकली कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है, तो घर वगैरह, ऑफिस वगैरह या दुकान वगैरह में यूज़ करोगे। बट तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल एयर होता है वो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह या पेपर मिल्स हो गया या टूल रूम्स हो गया, वहाँ पर यूज हुआ होता है, ठीक है। तो इसके ये कुछ पॉइंट हैं, और आगे देख लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं अभी उसको बता दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। देखो ये वाला थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसका बस तुम्हें इस डायग्राम को बना देना है, ठीक है। अगर तुम जैसे भी डायग्राम बना दोगे और उसके कुछ पॉइंट्स लिख दोगे तो वेल एंड गुड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट लिख देना। कंसीडर दैट ए रूम इज मेंटेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे रूम का टेम्परेचर है, इतना तो मेंटेन होना ही चाहिए। इसके ये पॉइंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लेना। आफ्टर पिकिंग अप द रूम हीट द एयर इज अगेन रिटर्न टू द कूलिंग कॉइल एट 25 डिग्री सेल्सियस को इन्होंने कांस्टेंट मान के चला है इस जगह पे, ठीक है। तो इसकी ये पॉइंट्स हैं। ये वाला देखो डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बनना चाहिए तुम्हारा डायग्राम। कंडेंसर यहाँ पे होगा, हाई प्रेशर वेपर तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे लगा जो सप्लाई करेगा तुम्हारे जो फैन मोटर होगा उससे जो तुम्हारी हीट है वो उसको रिमूव कर पाए। एवापोरेटर ये लगा यहाँ पे, लो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड यहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सपेंशन बॉल्व होता है यहाँ पे, कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज होता है। हाई प्रेशर लिक्विड होता है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन सारों के यूज कर देना। ये तुम्हारा फैन मोटर लगा रहता है, ऊपर भी फैन होता है नीचे भी, तो ये तुम्हारा हीट करने के लिए काम आता है। तो ये चीज़ें सब लिख देना, बस थ्योरी है। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारी पूरी यूनिट खत्म होती है, ये थ्योरी पोर्शन है। अगर तुमने ये डायग्राम लिख दिया, इसके कुछ पॉइंट्स लिख दिया और अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ गए तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट यूनिट, एंड द यूनिट नेम इज इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। ये यूनिट हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, वो भी वीडियो 1 शॉर्ट या 1 या 2 वीडियो में उसको यूनिट को भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज।